नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोविड मरीजों की मौत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि मरीज की 24 घंटे के अंदर अगर मौत होती है तो उसके लिए डीएम जिम्मेदार होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान हो जाता है अपने आप में और साफ तौर पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी। अगर भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर किसी मरीज की मौत होती है तो फिर वहां का डीएम जिम्मेदार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है मुख्यमंत्री ने कही है। अस्पताल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर्स या कोई भी वजह वो बाद में, पहले डीएम जिम्मेदार, ये कहा जा रहा है और यकीनन डीएम को इस पर जवाब भी देना होगा। मानते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई कोविड पेशेंट आता है और उसकी डेथ हो जाती है 24 घंटे के अंदर, इसका मतलब यह है कि हमारे सर्विलांस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम सर्विलांस नहीं कर पा रहे हैं या हम सर्विलांस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही है। और इसलिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे अगर मसले सामने आते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उधर देहरादून के बालावाला क्वारंटीन सेंटर में 19 साल के युवक द्वारा सुसाइड किए जाने और 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद ये मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री काफी गंभीर हुए। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को तत्काल प्रभाव से क्वारंटीन सेंटर के नोडल अफसर और डॉक्टरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। कहा है कि आज शाम तक कार्रवाई कर आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मामले में अन्य लोगों की भी जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक युवक ने आत्महत्या की है तो प्रथम दृष्टया उसमें यह पाया गया कि उसमें गलती है और इसलिए हमने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी थी क्वारंटीन सेंटर की, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उसमें कुछ और लोग भी होंगे तो उनके लिए भी निर्देशित किया गया कि आज सायंकाल तक उनको निलंबित कर दिया जाए। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने दिखाया था कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित शवों, यानी जो कोरोना से जिनकी मौत हो जाती है, उन लोगों के शवों के साथ किस तरह से व्यवहार होता है। शमशान घाटों पर जलाने की इजाजत नहीं मिलती। इसी वजह से कोरोना से संक्रमित जो शव हैं उनकी बेकदरी होती है। और प्रदेश में एकमात्र हरिद्वार में शवदाह गृह बनाया गया था, लेकिन उससे भी खराब पड़े होने की वजह से अब दिक्कतें हो रही हैं। उसके भी खराब होने की वजह से न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया और इसी का नतीजा रहा है कि अगले ही दिन डीएम हरिद्वार ने खराब पड़े इलेक्ट्रिक शवदाह गृह को ठीक करने के लिए शासन को 20 करोड़ का प्रस्ताव भेजा। इधर खुद मुख्यमंत्री ने देहरादून में भी एक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह बनाने की घोषणा कर दी है। हरिद्वार और हल्द्वानी में भी शवदाह गृह को लेकर तेजी से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून के एक इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की मैंने घोषणा की थी। एक पिछले वर्ष हमने हल्द्वानी में किया था जिसका काम चालू हो गया है। लगभग 3.25 करोड़ रुपए के करीब उस पर सरकार का खर्चा होगा। उसका काम प्रारंभ हुआ है। हरिद्वार में भी एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया पहले से था, लेकिन उसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया गया कभी। तो उसके लिए जिलाधिकारी ने 20 लाख रुपए का उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसा मांगा है। हमने कहा आप उसकी मरम्मत शुरू कर दीजिए, जो भी एजेंसी है 20 लाख रुपए उनको दे दिया। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, सबसे पहले मैं इस पर आपसे जानकारी चाहूंगी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर किसी कोरोना मरीज की मौत होती है तो फिर डीएम जिम्मेदार होंगे। उसका आधार क्या है जो इतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है? देखिए जीनत, प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग क्वारंटीन सेंटरों में हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग होम क्वारंटीन में भी हैं। इसमें दिक्कत शुरुआती तौर पर जो देखने को मिल रही थी कि अधिकतर जो सर्विलांस होता है वो सर्विलांस नहीं हो पा रहा था कि जो पेशेंट होम क्वारंटीन में है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में है, क्या प्रत्येक का हेल्थ चेकअप हो रहा है, क्या प्रत्येक की जानकारी, प्रत्येक का रिकॉर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है या नहीं है। और इसका नतीजा फिर ये देखने को मिल रहा था कि अचानक कोई कोविड पेशेंट सीरियस हालत में हॉस्पिटल पहुंच जा रहा था और कई केसों में हमने देखा कि उनकी मौत भी हो गई। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आज सख्त निर्देश दिए कि यदि कोई पेशेंट 24 घंटे के अंदर अंदर आइडेंटिफाई होने के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ होती है तो ये मान लिया जाएगा कि संबंधित पेशेंट का ठीक से सर्विलांस नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि सही से सर्विलांस हो तो समय रहते कोरोना पेशेंट की, कोरोना मरीज की
पहचान हो जाएगी और समय रहते अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको समय पर उपचार देकर आसानी से उसको रिलीफ भी किया जा सकता है स्वस्थता के साथ। लेकिन यदि कोई पेशेंट ही गंभीर हालत में अगर भर्ती होता है और 24 घंटे के भीतर अगर उसकी डेथ होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे और ये माना जाएगा कि उनके नेतृत्व में जो सर्विलांस हुआ वो सही से नहीं हुआ। जी ठीक, ये एक बात हुई। दो और महत्वपूर्ण बात, क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर जो है वो ये कह रहे हैं कि जो युवक ने सुसाइड किया उसमें लापरवाही हुई, तो क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? एक चीज और बताइएगा कि शवदाह को लेकर जो बात हो रही है, 2.5 महीने का वक्त बीत गया, कोरोना किस तरह से पैर पसार रहा था, हमारे सामने दूसरे देशों के एग्जाम्पल थे लाशों को लेकर और उनको कैसे उनका अंतिम संस्कार करना है। क्या यहाँ पर सरकार को समझने में देरी हो गई? न्यूज 18 खबर नहीं दिखाता तो क्या इस पर कदम नहीं उठाए जाते? क्या ये मान के चले हम? बिल्कुल जीनत, इस पर न्यूज 18 ने बेहद प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी और हमने बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक सौदा गृह के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। हमने रुड़की का उदाहरण दिया था कि एक कोरोना का पेशेंट डेड बॉडी, कोरोना संक्रमित डेड बॉडी रुड़की से लाई जाती है खड़खड़ी शमशान घाट पर, खड़खड़ी से वो दूसरे घाट पर भेजे जाते। इलेक्ट्रिक सौदा गृह था वो सालों से बंद पड़ा हुआ था। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कहीं भी इलेक्ट्रिक सौदा गृह न होने के कारण हमने तमाम जगह के उदाहरण दिखाए थे, चाहे वो देहरादून का लक्खीबाग का शमशान घाट हो या फिर नालापानी शमशान घाट हो। हमने दिखाया था कि यहाँ पर स्थानीय लोग स्थानीय शमशान घाटों में जो कोरोना संक्रमित डेड बॉडी हैं उनको जलाने से इनकार कर रहे हैं, उनका लगातार विरोध हो रहा है। और यदि इलेक्ट्रिक सौदा गृह प्रदेश में मौजूद होते तो आप सीधे से बॉडियों को इलेक्ट्रिक सौदा गृह में ले जाते और इससे संक्रमण का खतरा भी, पॉल्यूशन का भी बेहद कम रहता। हमने इस प्रमुखता से जब इस खबर को दिखा तो शासन ने डीएम हरिद्वार एक्शन में आए। उन्होंने 20 लाख का एक प्रस्ताव शासन को भेजा कि हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर जो इलेक्ट्रिक सौदा गृह बंद पड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएं। आज मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को बेहद गंभीरता के साथ लिया है और मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से हरिद्वार के जिलाधिकारी को किया है कि आप काम शुरू कीजिए, पैसा आपको स्वीकृत हो जाएगा। इसके अलावा हल्द्वानी में भी एक इलेक्ट्रिक सौदा गृह निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसमें तेजी लाया जाए और साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देहरादून में भी एक इलेक्ट्रिक सौदा गृह जल्दी ही अस्तित्व में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आपका अपना चैनल खबरों को प्रमुखता से दिखाएगा ताकि सरकार जागे और समय पर काम हो, लोगों को भटकना ना पड़े। खबर देहरादून से आ रही है। कोरोना काल में यहां बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्य सचिव ने राज्य में खर्चों को कम करने का आदेश जारी किया था, लेकिन राजधानी देहरादून में उनकी ही नाक के नीचे आदेशों की धज्जियां उड़ गई। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने 22 नई कार खरीदी है। ये भी लग्जरी गाड़ियां हैं। इन लग्जरी कारों को 13 जिलों में सीएमओ को भेजा गया। वहीं 9 लग्जरी कार स्वास्थ्य महानिदेशालय के लिए खरीदी गई और यही नहीं, जल्द ही डीजी हेल्थ के लिए भी इनोवा कार आने वाली है। एक कार की कीमत 8 लाख रुपए से तो कम से कम ज्यादा ही है। कोविड-19 एपिडेमिक से उपजे आर्थिक हालात को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने तमाम रास्ते अपनाए। कर्मचारियों का 1 दिन की सैलरी काटी गई। इसके अलावा महीने में जो सैलरी मिलती है उसमें से साल भर तक प्रतिदिन 1 दिन का वेतन काटा जाता रहेगा। इसके अलावा जो डीए है वो भी 4% फ्रीज कर दिया गया। तमाम मंत्री और विधायकों के जो वेतन भत्ते थे उनमें भी कटौती की गई। 1-1 करोड़ की विधायक निधि की कटौती की गई और ये कहा गया कि चूंकि राजकोष की हालत बहुत खस्ता है, इसीलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार फिजूल खर्ची पर रोक लगा रही है। लेकिन इसका एक ताज़ा उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। ये स्वास्थ्य महानिदेशालय है और स्वास्थ्य महानिदेशालय में करीब 22 गाड़ियां खरीदी गई हैं, जिनमें 13 जिलों के जो सीएमओ हैं, ये गाड़ियां 13 जिलों के सीएमओ को जाएंगी। इसके अलावा मुख्यालय में जो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर बैठते हैं, उनके लिए भी ये वाहन खरीदे गए हैं। इसके अलावा खुद डीजी हेल्थ के लिए एक अलग से इनोवा कार भी खरीदी गई है। तो कोरोना के इस काल में जब सरकार खुद ये बात कहती हो कि जो फिजूल खर्ची है उस पर नियंत्रण किया जाए, कम से कम खर्चा किया जाए ताकि जो राजकोष है उसको दुरुस्त रखा जाए, लेकिन दूसरी ओर लाखों करोड़ों रुपए के वाहन इसी कोरोना काल में खरीदे जा रहे हैं, जो खुद सरकार का या सरकार के जो आदेश हैं कि जो फिजूल खर्ची है उसको कम किया जाए, उसका मजाक उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ कोरोना के नियमों में बेहद सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया।
फेस मास्क और क्वारंटीन के नियम पालन नहीं करने पर 6 महीने की सजा है, 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। राज्यपाल ने महामारी अधिनियम 1857 में उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के एक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। एक्ट की धारा 2 और 3 में बदलाव किया गया है। तो मास्क मैंडेटरी है, आपको सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा, क्वारंटाइन के जो नियम है उन्हें सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो फिर जुर्माना देने के लिए तैयार रहिए। उत्तरकाशी जिला प्रशासन और पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करनी शुरू भी कर दी है। अनलॉक होने के बाद अब तक जिले में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने वाले 2000 से भी ज्यादा लोगों पर चालान की कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करता हुआ पाया गया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाए, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाए। पुलिस द्वारा जो डीएम एक्ट और 188 में वो लगभग 97 मुकदमे कायम हो चुके हैं और अब जो पुलिस का फोकस है वो है कि लोग मास्क पहने। इसमें लगभग 1000 जो है चालान अभी तक किए जा चुके हैं 81 पुलिस एक्ट में और ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। इसमें पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा था और अब इसमें चमोली में आज भी 3 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद तीनों को भराड़ी सैन स्थित कोविड केयर सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। इनके कांटेक्ट में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। अब तक जिले में 43 मामले सामने आए हैं। बाजार में मिलता है तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बनी प्रदेश की सबसे बड़ी कोरोना टेस्टिंग लैब में जांचें 2 दिनों से ठप पड़ी हुई हैं, जिससे कोरोना मरीजों की जांच में दिक्कतें आ रही हैं। कुमाऊं के कोरोना मरीजों की जांच उसी लैब में हो रही थी, लेकिन यहां की पीसीआर जांच मशीन में खराबी आ गई, जिससे लेबोरेटरी में संक्रमण का खतरा पैदा हो गया। आनन फानन में जांच को रोक दिया गया है और सभी सीएमओ को सैंपल न भेजने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अधिकारी जल्द समस्या के समाधान की बातें कह रहे हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में कोरोना जांच में और देरी हो गई है। यहां निजी संस्था की तरफ से मशीन तो लगाई गई, लेकिन आईसीएमआर की इजाजत का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद ही आईसीएमआर की गाइडलाइंस पर लैब तैयार की जाएगी। अब इसका प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को भेजा गया। हालांकि अभी यहां टेस्टिंग शुरू होने में समय लग सकता है, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। अभी हमको जो हमारी बेस की लैबोरेटरी स्टैब्लिश होनी है वो अभी BSL 3 नॉर्म्स के हिसाब से स्टैब्लिश नहीं हो पाई है। इसका प्रस्ताव शासन को गया है। जैसे ही हमें इसमें अनुमति मिलती है हम इसको तुरंत रूप से इसको इम्प्लीमेंटेशन में ले आएंगे। सारी परीक्षण जो हो रहे हैं वो अब दिल्ली जाने के लिए यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो परिणाम जल्दी आ सकते थे, पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो और विलंब होगा, तो इससे कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की भी चांसेस है। उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक हीरा सिंह राणा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उत्तराखंड की संस्कृति के सही मायनों में ध्वजवाहक थे वो। उनके निधन के समाचार से समूचे उत्तराखंड में शोक है। आजकल है रे जवाना मेरी नौली पराना, आजकल है रे जवाना मेरी नौली पराना, मेरा मन कह रे बाना मेरी नौली पराना, मेरा मन कह रे बाना मेरी नौली पराना, मल फल करई दाना मेरी नौली पराना। उत्तराखंड के मशहूर कवि और लोक गायक हीरा सिंह राणा ने शनिवार सुबह 2:30 बजे अपने दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। हीरा सिंह राणा दिल्ली सरकार में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी साहित्य के उपाध्यक्ष भी थे। हीरा सिंह राणा का जन्म 16 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा जिले के मानिला के ढंढोरी गांव में हुआ था। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने दिल्ली में बतौर सेल्समैन की थी। बाद में उन्होंने संगीत की स्कॉलरशिप ली और कोलकाता चले गए। सन 1974 से लेकर 1992 तक उन्होंने उत्तराखंड के कलाकारों के कई दलों में काम किया। उनके 6 एल्बम रंगीली बिंदी, रंगदार मुखड़ी, सामनों को चोरा, 2.5 बीसी बरस हाई कमाला और आहारे जमाना भी निकली और ये काफी हिट रही। श्री राणा जी के निधन पर बहुत दुख हुआ है। ये उत्तराखंड के कला को बहुत हानि हुई है। राणा जी एक उच्च कोटि के कलाकार ही नहीं, एक सरल व्यक्तित्व के इंसान भी थे। मैं उनके निधन पर गहरी
श्रद्धांजलि देती हूँ उनको, अफसोस करती हूँ उनके परिवार को। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं। हीरा सिंह राणा के निधन से समूचे उत्तराखंड में शोक की लहर है। सीएम त्रिवेंद्र रावत के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इस पर शोक जताया है। लोक संगीत के इस चमकीले सितारे के यूं चले जाने से लोक संस्कृति को बड़ा झटका लगा है, जिसकी भरपाई हो पाना संभव नहीं है। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे तो शौक लग गया, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो हीरा सिंह राणा जी जैसे गोपाल बाबू गोस्वामी है, मतलब उसी हमारे उत्तराखंड के सिरमौर थे मतलब थे। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनकी क्षति एक हमारे उत्तराखंड के जो लोक कलाकारों के उसमें एक बहुत बड़ी मतलब क्षति है, तो उसको पूर्ण करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रंगीली बिंदी घाघर काई धोती लाल की नरवाई, रंगीली बिंदी घाघर काई धोती लाल की नरवाई, हाय हाय रे मिजाता होय 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 रे मिजाता, हाय 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 रे मिजाता होय 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 रे मिजाता। हीरा सिंह राणा ने ऐसा संगीत बनाया जो उत्तराखंड की संस्कृति और रीति रिवाजों को बखूबी दर्शाते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में भी हीरा सिंह राणा के गीत खूब गाए और बजाए जाते हैं और हीरा सिंह राणा की बातें उतने ही प्रासंगिक हैं। हीरा सिंह राणा, प्रदेश के लिए किया गया आपका काम हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा। अपने लोकगीतों के जरिए आप हमेशा हमारे दिलों में राज करते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। तो लोक गायक हीरा सिंह राणा की मृत्यु पर उत्तराखंड फिल्म टेलीविजन एंड रेडियो एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया। कहा है कि हीरा सिंह ने कठिनाई वाली एक जिंदगी जी, लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं से कोई समझौता नहीं किया। बहुत कठिनाई पूर्ण जीवन संघर्ष होने के बाद भी उन्होंने कभी लोक संस्कृति से, अपने गीतों से, अपनी रचनाओं से समझौता नहीं किया। वो कहते थे कि मेरी रचनाएं कोई बिकाऊ नहीं है। उधर भारतीय सेना में आज 333 नए अफसर शामिल हो गए हैं, जबकि 90 मित्र देशों के भी ऑफिसर्स बने हैं। शनिवार सुबह परेड की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई, जिसमें आर्मी चीफ MM नरावणे बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए और पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इसके बाद पिपिंग सेरेमनी हुई और सभी नए ऑफिसर स्टार्स लगने के साथ ही सेना में लेफ्टिनेंट बन गए और सेना में शामिल होने के साथ ही शपथ ली। नए ऑफिसर्स खुशी से झूम उठे। खुद सेना प्रमुख भी काफी खुश थे। उत्तराखंड में आज भी हर युवा का सपना सेना में जाने का होता है और बात अगर सेना में अफसर बनने की हो तो खुशी और ज्यादा होती है। पिथौरागढ़ जिले में एक सैनिक परिवार से 2 सगे भाई सेना में अफसर बने। दोनों का कहना है कि उत्तराखंड में ज्यादातर लोग सेना से जुड़े हुए हैं और ट्रेनिंग भी उत्तराखंड में हुई है। इसी वजह से चीन हो या पाकिस्तान, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। उत्तराखंड के लिए सेना का जज्बा बिल्कुल अलग होता है और फिर उत्तराखंड के अगर नए ऑफिसर्स हो तो बात कुछ अलग होती है। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसको बहुत लास्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वहां से 2 सगे भाई जो कमीशन्ड हुए हैं, दोनों ऑफिसर बने। पहले आप दोनों के नाम जानना चाहूंगा। आई एम लेफ्टिनेंट विकास सिंह वाल्दिया। मैं लेफ्टिनेंट रोहित सिंह वाल्दिया। आप दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं? दोनों सगे भाई हैं। कब कमीशन हुए थे? 13 जून 2020 कमीशन हुआ। बोथ आर कमीशन एट द सेम टाइम। और इससे पहले एग्जाम कब दिया? CDS दिया था? हाँ, मैंने CDS दिया था। मैंने NDA का दिया। तो दोनों को आर्मी का चॉइस कब से था कि आर्मी में जाना है? फादर भी आर्मी में थे, एक्स सर्विस मैन हो, तो उन्हीं से बस जज्बा आया अंदर, तो ज्वाइन किया। क्या प्लान है, मतलब इंडियन आर्मी में आपको क्या लगता है? बिल्कुल यंग ऑफिसर है, फर्स्ट डे आपका है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हम ट्रुप्स को समझें और ट्रुप्स हमें समझें, जिससे कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम ट्रुप्स को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो हम एक ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो बेसिक सबसे फर्स्ट काम हमें अपने ट्रुप्स और उसके ट्रेडिशन को समझना होता है। उत्तराखंड से आप लोग हैं और उत्तराखंड में सैनिक परिवार में हर दूसरे तीसरे परिवार से कोई ना कोई सेना में है। उत्तराखंड को लेके क्या लगता है कि क्या प्लान है? उत्तराखंड से हाँ बहुत सारे लोग, जैसे मेरी फैमिली में सारे एक फौजी से जुड़े हैं। मेरे उत्तराखंड में मेरे आजू बाजू जितने भी पड़ोसी वो भी सारे फौजी से जुड़े हैं। हाँ, वहाँ पे एक क्रेज़ है फौज के लिए, हर कोई फौज ज्वाइन करना चाहता है और ये एक अच्छी बात है, कहीं हम देश को एक सेवा दे सकते हैं। एक बड़ा डर होता है जब आप लोग सेना में जा रहे हैं, पुलवामा अटैक हुआ, करगिल युद्ध देखा, एक सैनिक को ये पता होता है कि कभी उसे कहीं ना कहीं फाइट लड़नी पड़ेगी। उस फाइट को लड़ने का एक जज्बा मन में, या डर भी रहता है? हाँ, थोड़ा डर रहता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छे से होती है कि हम उस डर को
ओवरकम कर पाते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।